हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र सरकार यानी कि शिवसेना सरकार जो है वो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि कई साल पुराना गठबंधन टूटा और वो जो गठबंधन टूटा उसकी चर्चाएं हर जगह तेजी से हो रही हैं। पर अब जो हथियार था सर भारतीय जनता पार्टी का, वो हथियार पे ही शिकंजा कस लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ईवीएम पर रोक लगा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी और ये प्रस्ताव भी वो पास करने वाली है। कितना बड़ा झटका है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में? बहुत बड़ा झटका है नदीम। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में जो ईवीएम है उस पर सवाल उठते रहे हैं। आज से नहीं, सवाल जैसे ही मोदी सरकार बनी थी उसके 1 या 2 साल बाद से ही इसके ऊपर सवाल उठने लगे थे कि कुछ ना कुछ हेरा फेरी ये ईवीएम मशीन्स के अंदर जरूर करते हैं। देखिए, इसका जवाब जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो ये दिया कि अगर हम हेरा फेरी करते हैं तो आप झारखंड में कैसे जीते, आप पंजाब में कैसे जीते, आप और तमाम स्टेट्स के अंदर जो जीते हैं, दूसरी पार्टियां जीती हैं, वो कैसे जीती हैं। पर ऐसा लगता है कि ईवीएम में एक निश्चित तरीके की हेरा फेरी की जाती है जिससे कि आखिरी वक्त पे जो रिजल्ट है वो बदल दिए जाते हैं, वो पलट जाते हैं। मुझे ऐसा शक और शुबहा सबसे पहली बार बिहार इलेक्शन में हुआ कि जिस तरीके से वहां पर 36 घंटे तक गिनती चलती रही और आखिर में पता लगा कि जो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का, वो 10 सीटों से आगे निकल गया। तो ये एक गड़बड़ ये निश्चित रूप से है। एक और बात होती है जो अलग है, जो वो ये है कि हम जीती हुई अगर पार्टी हार भी जाती है तो उस हार को हम जीत में कैसे बदलेंगे, वो हथकंडा भी भारतीय जनता पार्टी का अब जग जाहिर हो चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, और चाहे वो नाकामयाब कोशिश राजस्थान की हो, कोशिश बराबर की जाती है कि किसी तरीके से या तो गवर्नर के द्वारा या तो एमएलए को खरीद करके वो पार्टी का वहां पे अपनी सरकार बना लेते हैं। ऐसा मेघालय में हुआ, ऐसा अरुणाचल में हुआ, ऐसा गोवा में हुआ, ऐसा और भी बहुत सारी स्टेट्स में हो चुका है। तो ये हथकंडा बीजेपी का है जो अब शक के दायरे में है। और मैं समझता हूं कि जो अघाड़ी सरकार है उसने ये फैसला बहुत ही माकूल वक्त पे किया है, क्योंकि अब जो विधानसभा के इलेक्शन जब महाराष्ट्र में होंगे तो वो ये इलेक्शन बैलेट पेपर पे करवाएंगे, और उसके पहले मैं समझता हूं जो स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे उनको भी वो बैलेट पेपर पे करवाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूं कि मोदी अमित शाह डुओ के लिए ये एक करारे झटके के रूप में आएगा, और इसको लेकर के और भी स्टेट्स ये डिमांड कर सकती हैं कि हम भी इस तरीके से ईवीएम छोड़ करके बैलेट पेपर पे करवाएंगे, क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो नियम है उसके हिसाब से ये एक स्टेट सब्जेक्ट है चुनाव करवाना। तो वो चुनाव करवाने के लिए किस मेथड को अडॉप्ट करते हैं वो उनकी मर्जी पर है। तो ये अगर इस तरह का चेंज महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो बहुत स्वागत योग्य है और इसे असेंबली में पास होना ही चाहिए। क्योंकि सर अगर देखा जाए ईवीएम को लेकर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी आवाज उठाते रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी बोलती रही, पर ईवीएम पर बिखरे हुए क्यों थे? क्यों नहीं अब जब मौका दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, सब एक साथ होकर के ईवीएम बैन करने की मांग उठाए? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आपने देखा होगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली सबसे पहली पार्टी आम आदमी पार्टी थी जिसने दिल्ली में इस पे आवाज उठाई थी। न सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने अपने राज्य में जो एक डेमो दे करके अपनी असेंबली में ये एक प्रस्ताव पास किया था कि हम ईवीएम मशीन्स में जो होने वाली धोखाधड़ी और हेरा फेरी है उसको हम किस तरह से बता सकते हैं। और उन्होंने ये दिखाया था कि एक कोई भी बटन दबाने पर जो वोट था वो कमल के फूल की तरफ ही जा रहा था। ऐसा उन्होंने अपने इतिहास में पहली बार एक असेंबली के अंदर इसका डेमो उन्होंने
जनता के प्रतिनिधियों के सामने दिया था। तो एक ये ऑफिशियल चीज है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है जो उन्होंने करके दिखाई थी। पर जैसा आपने बताया कि और राज्य इसके अंदर क्यों नहीं पहल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हर एक का अपना एक सोचने का नजरिया होता है। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि हम इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी होती है, इसलिए यहाँ पे चुनाव में गड़बड़ी होती है। पर सच्चाई ये है कि आपने सुना होगा कि यूरोप के अंदर बहुत सारे देश हैं, वहां पर सिर्फ यदि 50,000 लोग किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं तो वहां के जो एक्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं, और 1 लाख लोग अगर साइन कर देते हैं तो कानून बदल जाते हैं। तो ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, ये जनप्रतिनिधियों के हाथ में है कि वो क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं चुनाव के लिए, कि वो ईवीएम चाहते हैं कि वो बैलेट पेपर चाहते हैं, उन्हें क्या तरीका पसंद आता है। तो मैं समझता हूं कि ये महाराष्ट्र की सरकार ने शायद अपनी जनता की आवाज सुनी है और इस तरह का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का जो ये कदम है सर, मैं एक सवाल लेना चाहूं तो आने वाले विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, अगर कुछ ही महीने की बात करें तो बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमाम जगहों पर चुनाव है। क्या इसका असर जो है महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बारे में पहल करने वाली पहली मुख्यमंत्री शायद ममता बनर्जी ही हो, और इसके अलावा चुनाव असम में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, और भी जहां जहां के राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर उनके राज्य की सरकारें इस तरह का निर्णय जो है वो निश्चित रूप से ले सकती हैं या इसके बारे में कदम बढ़ा सकती हैं। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, लगातार 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में महाराष्ट्र सरकार 2 बड़े झटके दे चुकी है। अगर मैं कल के दिन की बात करूं तो राकेश टिकैत से संजय राउत की मुलाकात हो जाती है, वो भी उस दौरान जब सरकारें किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीले गाड़ रही हैं, बैरिकेडिंग पर बैरिकेडिंग लगा रही हैं। ऐसा लग रहा है क्या ये सरकार मोदी जी जो हैं वो किसानों को दीवारों में चुनवा करके मानेगी क्या? नदीम, सरकार इस वक्त बुरी तरह से बौखला गई है। इस तरह के कदम सेन पॉलिटिशियंस नहीं उठाते हैं, जो जिनका दिमाग अपने ठिकाने पे होता है वो इस तरह के कदम नहीं उठाते हैं। एक बहुत ही वाहियात तरीके का ये दिल्ली के अंदर जो सड़कों पे कीले लगा के बैरिकेड लगा के, ऐसा मैंने एक सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि क्या ये इस तरह का अगर ये बैरिकेडिंग चाइना बॉर्डर पे करते तो शायद कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस मिल गई होती, या पाकिस्तान के खिलाफ करते तो शायद कोई दुश्मन को पराजित कर सकते थे। कि अपने लोगों के खिलाफ, अपने देशवासियों के खिलाफ इस तरह का काम करना जो है ये मैं समझता हूं कि शायद यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को और देश के भी जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं उनको इसकी संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसमें उनको पानी जो पीने का है उससे रोक रहे हैं, उनके जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं उनसे उनको वंचित कर रहे हैं, उनका खाना जाने का रोक रहे हैं। और इसके खिलाफ आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के अंदर महापंचायत हुई है, उनमें हजारों लोग जो है उस तादाद में शामिल हुए हैं और लोग बॉर्डर के उस पार किसान जो है वो आकर के जमा हो रहे हैं। तो ये सरकार के लिए मैं समझता हूँ बड़ा झटका है। और आज भी आपने देखा कि एक बहुत फेमस रैप स्टार रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग जो प्राइज विनर हैं एनवायरनमेंट के लिए, उन्होंने ये फार्म लॉ के ऊपर कहा है कि ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए और उनके फार्मर्स प्रोटेस्ट को उन्होंने समर्थन दिया है। तो ये सब चीजें मैं समझता हूं, और जबकि देश की पार्लियामेंट बैठी हुई हो तो ये लक्षण जो है वो अच्छे नहीं है। जी तो दोस्तों, महाराष्ट्र से हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद थे, क्योंकि महाराष्ट्र से रवि श्रीवास्तव जी को जोड़ने का एक ही कारण रहा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बीते 2 दिन में 2 बड़े झटके केंद्र सरकार को दे दिए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पहला जो ईवीएम बैन है उसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने कर दी है, और दूसरा राकेश टिकैत जी से जो संजय राउत की मुलाकात हुई है उसके कई सारे मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।